हाँ, उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो उनकी चिंता और बेटी के लिए उनकी फिक्र को डर में बदल देता है कि अरे परेशान क्यों हो रहा है, सुबह से ही तो गायब है, अभी तो बस शाम हुई है, एक दिन भी पूरा नहीं गुजरा, घर जाओ लड़की लौट आएगी। वहां उसे दूर कुत्तों का झुंड किसी चीज को नोचता खसोटता नजर आता है। लड़का उत्सुकता से कुत्तों के करीब जाता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। पुलिस अगर उस कॉलेज के शराब पिए उन लड़कों के बारे में तफ्तीश करती, उनसे पूछताछ करती, उस कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल लेती तो भी शायद मनीषा बच जाती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही इस केस में दूसरा चौंकाने वाला मोड़ आ गया। घटना संवेदनशील है इसलिए इसे चुटकुला भी नहीं कह सकते, लेकिन कहानी किसी चुटकुले से कम भी नहीं है। पहली रिपोर्ट में कोई अंग ना होना और दूसरी रिपोर्ट में वही अंग होना, ये बात पोस्टमार्टम प्रक्रिया और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है। जांच प्रक्रिया में लगातार लोग फूल सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर आपने सवाल पूछे या सवाल उठाए तो आप पर हरियाणा पुलिस एक्शन लेगी। ये कहानी है एक 19 साल की लड़की की, उस लड़की की जो हमारी और आपकी बेटियों की तरह ही जीवन में कुछ कर गुजरने का सपना संजोई थी। हर बेटी की तरह उसका भी सपना था कि वो माँ बाप पर बोझ न बने, बल्कि इस काबिल बने कि माँ बाप को उस पर गर्व हो। वो अपने पिता, अपनी माँ को वो सारी खुशियाँ देना चाहती थी जिसकी उम्मीद लोग आमतौर पर अपने बेटों से करते हैं। इसलिए उसने 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद एक प्ले स्कूल में टीचर की नौकरी शुरू कर दी। वहाँ वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। शायद उन्हें वो सिखाती होगी कि बड़े होकर सभ्य नागरिक बनना, अपराध के रास्ते पर कभी मत चलना और भारतीय संस्कृति के अनुसार बहन बेटियों की हमेशा इज्जत करना। आर्थिक संबल के लिए सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए वो इस बात का भी ख्याल रख रही थी कि वो किसी पर बोझ न बने। इसके लिए बिना माँ बाप पर बोझ बने वो नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट कर एक नर्सिंग अफसर बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। लेकिन एक दिन अचानक उसके सभी सपने लाश बन गए और वो खुद भी एक लाश बनकर मिली। नमस्कार, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं द न्यूज गैलेक्सी। ये कहानी है 19 साल की मनीषा की। 11 अगस्त 2024 भिवानी के लोहारू तहसील के सिंघानी गांव में रहने वाली मनीषा हर रोज की तरह सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकलती है। वो भिवानी के ही किड्स केयर CSC बाल विद्यालय में बच्चों को पढ़ाती थी। यह उसकी रोज की दिनचर्या थी, लेकिन 11 अगस्त की सुबह बाकी दिनों से थोड़ी अलग थी। दरअसल उस दिन मनीषा अपने पिता संजय से यह कहकर घर से निकली कि आज वो देर से घर लौटेगी, क्योंकि उस दिन उसे स्कूल के बाद नर्सिंग का फॉर्म भरने के लिए एक नर्सिंग कॉलेज जाना था। पिता के लिए यह बहुत साधारण सी बात थी, क्योंकि वो मनीषा पर बहुत भरोसा करते थे। एक जिम्मेदार पिता होने के नाते उन्होंने मनीषा से कहा कि बेटा, तुम पढ़ने लिखने में इतनी अच्छी हो तो अपना भविष्य बेहतर बनाने के लिए तुम्हें जो करना पड़े, जो करते बने वो करो। मनीषा के पिता संजय को यह एहसास भी नहीं था कि ये उनकी बेटी मनीषा से उनकी अंतिम बातचीत थी। स्कूल खत्म करने के बाद संभवतः मनीषा उसी कॉलेज की तरफ निकल पड़ी जहां उसे नर्सिंग का फॉर्म भरवाना था। हालांकि इस बात का अभी तक कोई गवाह सामने नहीं आया है और ना ही कोई CCTV फुटेज मिला है कि वो प्ले स्कूल से निकलकर नर्सिंग कॉलेज गई या कहीं और गई, या फिर वो प्ले स्कूल से निकली ही नहीं। उधर घर पर किसी अनहोनी की आशंका से बिल्कुल बेफिक्र मनीषा के पिता घर में बेटी के लौट आने का इंतजार कर रहे थे। समय बीतता है और उसी दिन दोपहर को लगभग 2 से 3 बजे के बीच मनीषा के फोन से उसके पिता संजय के मोबाइल पर एक कॉल आता है, सिर्फ 10 सेकेंड के लिए। इस 10 सेकेंड के कॉल में संजय की मनीषा से कोई स्पष्ट बात नहीं हो पाती। फिर फोन कट जाता है। मनीषा के पिता इस बार अपने फोन से मनीषा के नंबर पर कॉल करते हैं, लेकिन फोन अब स्विच ऑफ आता है। ये एक नॉर्मल बात थी। मनीषा के पिता इसके बाद कई बार और लगातार बेटी के नंबर पर कॉल करते हैं, लेकिन फोन लगातार स्विच ऑफ आता है। शुरू में पिता को लगता है कि शायद नेटवर्क का इश्यू होगा या फिर मनीषा के फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी, लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती हैं, पिता के माथे पर परेशानी के निशान स्पष्ट दिखने लगते हैं। 19 साल की जवान बेटी और समाज में बेटियों के प्रति बढ़ते अपराध पिता के रूप में संजय को बेचैन करने लगते हैं।
उनके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं और अब वो इंतजार करने के बजाय बेटी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। चूंकि प्ले स्कूल की छुट्टी का समय समाप्त हो चुका था, इसलिए पिता सीधा उसी नर्सिंग कॉलेज जाते हैं जहां जाने की बात सुबह मनीषा ने उनसे कही थी। वो नर्सिंग कॉलेज जाकर बेटी के बारे में पता करते हैं, कॉलेज के स्टाफ से पूछते हैं, मैनेजमेंट से पूछते हैं, लेकिन स्टाफ बेहद रूखे अंदाज में उनसे कहता है कि यहाँ मनीषा नाम की कोई भी लड़की नहीं आई। पिता इसके बाद कॉलेज कैंपस में इधर उधर देखते हैं कि शायद कहीं उन्हें उनकी बेटी बैठी मिल जाए, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो उनकी चिंता और बेटी के लिए उनकी फिक्र को डर में बदल देता है। उन्होंने देखा कि कॉलेज कैंपस में 3 लड़के शराब पीकर बैठे हुए हैं। उन्हें बड़ा अजीब लगा कि एक शैक्षिक संस्थान के भीतर 3 लड़के शराब पीकर बैठे हैं और किसी की भी उन पर नजर नहीं पड़ी। कोई उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं, किसी को भी इस बात से ऐतराज नहीं। उनकी सिक्स सेंस उन्हें खतरे का एहसास कराती है, बेटी के साथ कुछ गलत होने का। वो एक बार फिर कॉलेज स्टाफ के पास वापस जाते हैं और इस बार वो निवेदन करते हैं कि आप प्लीज एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए। मेरी बेटी गायब है और मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। मुमकिन है कि सीसीटीवी में मेरी बेटी का कोई सुराग मिल जाए कि वो कॉलेज आई थी या नहीं, और अगर आई थी तो कितने बजे बाहर निकली। लेकिन कॉलेज स्टाफ ने पिता की चिंताओं को नज़रअंदाज करते हुए सीसीटीवी फुटेज दिखाने या देखने से स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने बदतमीजी से कहा कि देखो ऐसा है, अब सारा स्टाफ अपने अपने घर जा चुका है, कॉलेज में अब कोई नहीं है, आप भी चुपचाप निकल जाइए, हमारा दिमाग मत खाइए, कल आइएगा तब देखते हैं क्या हो सकता है। परेशान और निराश पिता संजय वहां से निकलते हैं और फिर इधर उधर चारों तरफ मनीषा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन मनीषा का कोई सुराग नहीं मिलता। मनीषा को ढूंढते ढूंढते अब शाम हो गई थी, तो थके हारे परेशान पिता ने पुलिस के पास जाने का फैसला किया। वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस को बेटी की गुमशुदगी की सूचना देते हैं। वो स्थानीय पुलिस से बताते हैं कि उनकी 19 साल की बेटी मनीषा सुबह घर से निकली थी, प्ले स्कूल गई और फिर उसे नर्सिंग कॉलेज जाकर फॉर्म भरना था, लेकिन वो अब तक घर वापस नहीं आई है। उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, कॉलेज में कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा है। कॉलेज कैंपस में कुछ लड़के शराब पिए हुए बैठे थे जिनका आचरण व्यवहार संदेहास्पद था। कॉलेज के स्टाफ ने सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दिखाया। आप प्लीज़ मेरी रिपोर्ट लिखकर मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए, मुझे अपनी बेटी की बहुत फिक्र हो रही है। अब सोचिए, एक 19 साल की लड़की गायब है, पिता सुबह से उसे ढूंढ रहा है, लड़की का फ़ोन स्विच ऑफ है, लड़की के फ़ोन से पिता को 10 सेकंड की कॉल जाती है, लड़के की पिता को कॉलेज में 3 संदेहास्पद लड़के शराब पिए हुए नजर आते हैं। क्या इतना काफ़ी नहीं था कि पुलिस मामले को तुरंत संज्ञान में लेकर कोई कड़ा एक्शन लेती? लेकिन यहाँ पुलिस का बेहद अनप्रोफेशनल और अमानवीय चेहरा सामने आता है। पुलिस मनीषा के पिता संजय से कहती है कि अरे परेशान क्यों हो रहा है, सुबह से ही तो गायब है, अभी तो बस शाम हुई है, एक दिन भी पूरा नहीं गुजरा, घर जाओ, लड़की लौट आएगी, और अगर नहीं आई तो शादी की खबर तो आ ही जाएगी, शादी वादी कर रही होगी, कहीं किसी लड़के के साथ चली गई होगी, इश्क विश्क का चक्कर होगा, ज़्यादा परेशान मत हो, अभी घर जाओ, अगर सुबह तक ना आए तो फिर आना, फिर देखते हैं क्या किया जा सकता है। परेशान और हताश बाप फिर निराश होकर घर वापस लौट आता है और रात भर करवट बदलता हुआ सुबह बेटी के वापस आने की प्रार्थना करता है, साथ ही बेटी के सकुशल होने की भी। जैसे तैसे रात गुजरती है, सुबह हो जाती है, लेकिन मनीषा घर नहीं आती। ये अगला दिन था, यानी 12 अगस्त। 12 अगस्त को पिता फिर थाने पहुंचता है और तब कहीं जाकर पुलिस मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करती है, लेकिन सिर्फ दर्ज करती है, कोई भी एक्शन नहीं लेती। अब माँ बाप इधर उधर परेशान होकर हर तरफ बेटी को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, मगर मनीषा का दूसरे दिन भी कुछ पता नहीं चला। 2 दिन बीत गए, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। 13 अगस्त की तारीख आ गई। 13 अगस्त की सुबह सुबह एक किसान का लड़का अपने खेत में काम करने जाता है। वहाँ उसे दूर कुत्तों का झुंड किसी चीज़ को नोचता खसोटता नजर आता है। लड़का उत्सुकता से कुत्तों के करीब जाता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि कुत्ते एक इंसानी बॉडी को बुरी तरह नोच खसोट रहे हैं। पहले तो वो डांटकर कुत्तों को भगाने की कोशिश करता है, पर इंसानी मांस का स्वाद ले चुके हिंसक कुत्ते उस पर ही भौंकने लगते हैं, उसे ही काटने को दौड़ते हैं। इसके बाद लड़का डरकर पीछे हटता है और चिल्लाकर आसपास के लोगों को इकट्ठा करता है। स्थानीय लोग लाठी डंडे लेकर आते हैं और कुत्तों को भगाते हैं।
इसके बाद स्थानीय लोग स्थानीय पुलिस को खेत में एक लाश मिलने की सूचना देते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आती है और घटनास्थल पहुंचती है, वहां जहां उन्हें लाश मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस लाश देखते ही पहली नज़र में समझ जाती है कि ये लाश मनीषा की है, क्योंकि लाश के कदकाठी, कपड़े और हुलिया वही था जो मनीषा के पिता ने गुमशुदगी दर्ज करते वक्त बताया था। हालांकि लाश की हालत बहुत खराब थी। चेहरे और शरीर पर जानवरों के काटने और मांस नोचकर खाने के निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि मनीषा के साथ मरने के बाद भी ज्यादती हुई है। अब तक पुलिस के भी होश उड़ चुके थे, क्योंकि इस मामले में उन्हें अपनी लापरवाही, अपनी गलतियां स्पष्ट रूप से मालूम थीं। खैर, पुलिस ने सबसे पहले तो मनीषा के पिता को बुलाया, लाश की शिनाख्त करवाई। पिता ने कपड़ों और बाकी चीजों से लाश की पहचान कर ली। वो उनकी बेटी ही थी, मनीषा। वो बेटी जो 11 अगस्त को सुबह हंसते हुए घर से निकली थी और अब एक लाश बनकर उनके सामने पड़ी थी, खामोश, चुपचाप, निर्जीव। बेटी की लाश देखने के बाद माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मनीषा के घर वालों को इस बात की शिकायत थी कि अगर 11 तारीख को ही पुलिस रिपोर्ट लिखकर ढंग से कार्रवाई करती, बेटी को ढूंढने में पिता की मदद करती, तो शायद उनकी बेटी उन्हें जिंदा मिल जाती। पुलिस अगर उस कॉलेज के शराब पिए उन लड़कों के बारे में तफ्तीश करती, उनसे पूछताछ करती, उस कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल लेती, तो भी शायद मनीषा बच जाती। पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई। पिता की यह शिकायत गलत नहीं थी, क्योंकि यह कोई पहला या इकलौता केस नहीं है जहां पुलिस की लापरवाही और संवेदनहीनता सामने आई है। ऐसे बहुत सारे मिसिंग केस लेकर जब परिजन पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस इन केसों को बहुत हल्के में लेती है। एक एक हफ्ता, 10-10 दिन तक रिपोर्ट नहीं लिखी जाती और फिर जब कुछ हादसा हो जाता है तो पूरा थाना अमला सहित सड़क पर उतर आता है। ऐसा लगता है जैसे सबसे ज्यादा देश में बेटियों की चिंता किसी को है तो पुलिस वालों को है। खैर, वापस घटना पर आते हैं। अब जब मनीषा की लाश मिल गई तो धीरे धीरे ये बात आग की तरह पूरे भिवानी में आम लोगों तक पहुंचने लगी। लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। पुलिस के रवैये के बारे में सुनने के बाद जो छात्र थे उनके अंदर भी रोष पनपने लगा और अचानक से पूरे शहर में धरना प्रदर्शन, रैली और कैंडल मार्च निकलने शुरू हो गए। अब मामला पॉलिटिकल भी हो गया था। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, हर कोई उसको अपने अपने तरीके से भुनाने में लग गया। कोई इस घटना पर हमलावर था तो कोई बचाव पर उतर आया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी इस घटना पर अपना बयान देना पड़ा, लेकिन लोगों का गुस्सा अब भी शांत नहीं हो रहा था। वो चाहते थे कि मनीषा को इंसाफ मिले, जो भी मनीषा के गुनाहगार हैं उनको सजा मिले। 11 अगस्त को मनीषा गायब हुई थी, 13 अगस्त को उसकी डेड बॉडी मिली और फिर लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। घर वाले लगातार आरोप लगा रहे थे कि पुलिस किसी के दबाव में काम कर रही है और इस केस को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है बिना किसी सही जांच के। इस सब के बीच इस केस में एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ आया जब मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस पूरी घटना का रुख ही बदल दिया। भिवानी सिविल हॉस्पिटल में हुए इस पोस्टमार्टम के अनुसार मनीषा की मृत्यु कीटनाशक जहर खाने से हुई थी और लाश से उसकी आंखें गायब थी। उसकी आंखें गायब थीं, ये बात अभी नॉर्मल लग रही थी, क्योंकि लोगों को लग रहा था शायद जानवरों ने नोच ली होंगी। लेकिन आगे चलकर इसी पॉइंट ने एक बड़ा विवाद और संदेह पैदा कर दिया। मनीषा की गर्दन पर जानवरों के काटने के निशान भी थे और साथ ही एक 29 mm का चौड़ा कट भी था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मनीषा के माँ बाप ने पुलिस पर लीपापोती करने और हत्यारों को बचाने का आरोप लगाया। वो पुलिस के रवैये से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे और ना ही मनीषा के गांव वाले। उन्होंने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग शुरू कर दी। गांव में पंचायत बुलाई गई और आप सब जानते हैं कि हरियाणा में पंचायतें कितना राजनीतिक प्रभाव रखती हैं। सरकार और प्रशासन मजबूरन दूसरे पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गया। बॉडी को इस बार PGIMS रोहतक भेज दिया गया। मीडिया को, पुलिस को, गांव वालों को और खुद मनीषा के माता पिता को, सभी को बेसब्री से दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही इस केस में एक दूसरा चौंकाने वाला मोड़ आ गया। अचानक से 18 अगस्त की सुबह से सोशल मीडिया पर कथित रूप से मनीषा का लिखा हुआ एक सुसाइड नोट तैरने लगा। यह सुसाइड नोट रोमन लिपि में लिखा गया था और उसका टोन हरियाणवी था। सुसाइड नोट में कोई नाम मेंशन नहीं था, लेकिन उस सुसाइड नोट को मनीषा का बताया जाने लगा। कुछ लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, सवाल पूछने शुरू कर दिए, संदेह जाहिर करना शुरू कर दिया कि ऐसा लगता है कि पुलिस ने एक प्लान के तहत इस सुसाइड नोट को लीक कराया है। उस पूरे सुसाइड नोट का जो मजमून था वो बहुत सिंपल सा था कि मैं नर्सिंग अफसर बनना चाहती थी,
मैं ये नहीं कर पाई, मैं आप लोगों पर बोझ बनी रही, आप लोगों को खुशियां नहीं दे पाई, इसलिए आत्महत्या कर रही हूँ। अब कमाल ये है कि एक तो ये कथित सुसाइड नोट जो तैर रहा था, जिसे मनीषा का सुसाइड नोट बताया जा रहा था, वो सुसाइड नोट का फोटो कॉपी था, ओरिजिनल सुसाइड नोट नहीं। अब सवाल ये है कि ओरिजिनल सुसाइड नोट कहाँ था और किसके पास था। कितनी अजीब बात है कि एक लड़की जो आत्महत्या करने जा रही, अपनी जान देने जा रही है, वो एक सुसाइड नोट लिखती है, उसमें अपना नाम मेंशन नहीं करती, अपने हस्ताक्षर नहीं करती, फिर उसी सुसाइड नोट की फोटो कॉपी करवाती है, ओरिजिनल सुसाइड नोट को गायब कर देती है और उसकी फोटो कॉपी अपने बैग में रखती है, फिर घर से दूर अनजान जगह पर एक खेत में जाकर कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर लेती है। घटना संवेदनशील है, इसलिए इसे चुटकुला भी नहीं कह सकते, लेकिन कहानी किसी चुटकुले से कम भी नहीं है। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि 13 अगस्त को मनीषा की बॉडी मिलती है। जहां बॉडी मिली थी, पुलिस ने वहां हर तरफ सर्च किया था, मनीषा के बैग की तलाशी ली थी, पूरा खेत सील कर दिया गया था, सबूतों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, तब कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था। पुलिस ने किसी तरह के सुसाइड लेटर मिलने की बात नहीं कही थी। 18 अगस्त को अचानक सुसाइड लेटर की फोटोकॉपी सोशल मीडिया पर तैरने लगी। सवाल यह है कि 5 दिन तक यह सुसाइड नोट कहाँ था? 5 दिन बाद अचानक से यह कहाँ से आ गया और किस सोर्स से आया? अभी तक इसका कोई भी जवाब नहीं मिला है। लेकिन इस तरह की बातों से लोगों का गुस्सा और संदेह और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। मामला धीरे धीरे बढ़ता जाता है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हुड्डा भी मनीषा को न्याय दिलाने के लिए मैदान में कूद पड़ते हैं और सीबीआई जांच की मांग उठने लगती है। सरकार दबाव में आती है और नतीजा ये हुआ कि एसपी सहित कुछ पुलिस वालों का ट्रांसफर कर दिया गया, कुछ को सस्पेंड कर दिया गया। एक तरह से राजनीतिक डैमेज कंट्रोल के लिए लीपापोती शुरू हो गई थी। इसी बीच दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। उसमें भी मौत की वजह कीटनाशक जहर का सेवन बताया जाता है। लेकिन इस रिपोर्ट में एक अहम पॉइंट सामने आता है जिसने पुरानी मतलब पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़ा कर दिया। इस रिपोर्ट में यह सामने आता है कि मनीषा की बॉडी में आंखें धसी हुई थी, जबकि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मनीषा की आंखें ही बॉडी से गायब थी। है ना अजीब बात? पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई आर्गन गायब हो तो ये माना जा सकता है कि पोस्टमार्टम के दौरान बहुत सारे चीरे लगते हैं, अंग भंग होता है, कुछ पार्ट बाद में जांच के लिए निकाल लिए जाते हैं, तो ये मुमकिन भी है। लेकिन पहली रिपोर्ट में कोई अंग ना होना और दूसरी रिपोर्ट में वही अंग होना, ये बात पोस्टमार्टम प्रक्रिया और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है। ये संदेहास्पद है और अजीब भी। परिणाम ये हुआ कि मनीषा के परिवार ने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रामाणिकता पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने तीसरी बार पोस्टमार्टम कराने के अलावा मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग शुरू कर दी और पोस्टमार्टम भी इस बार हरियाणा में नहीं बल्कि हरियाणा से बाहर दिल्ली एम्स में कराने की मांग की। जब सरकार पर चारों तरफ से दबाव बढ़ने लगा तो सरकार ने ये दोनों शर्तें मान ली। मनीषा का तीसरा पोस्टमार्टम हो चुका था, लेकिन वीडियो बनाने तक तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई थी। मनीषा की मौत कैसे हुई ये तो अभी भी एक मिस्ट्री है। केस सीबीआई को सौंपा जा चुका है, लेकिन सीबीआई ने भी अभी मामला दर्ज नहीं किया है। एम्स दिल्ली से पोस्टमार्टम होकर बॉडी वापस भिवानी पहुंच गई है और परिवार वालों को सौंप दी गई है। मृत्यु के लगभग 9 दिनों बाद मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में चीजें बाहर आईं, उनसे हरियाणा पुलिस की छवि पर सवालिया निशान जरूर लगे हैं। ऐसा लगता है कि इस मामले में या तो बेवजह की कॉन्स्पिरेंसी क्रिएट की जा रही है या फिर इस मामले में कुछ बहुत ही हाई प्रोफाइल लोगों का हाथ है जिन्हें बचाया जा रहा है। बहरहाल कमाल की बात यह है कि इस मामले में हरियाणा पुलिस की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया और यूट्यूब पर मनीषा को लेकर जो कहानियां चल रही हैं, जो स्टोरीज बताई जा रही हैं, वो आधी अधूरी हैं और बिना पुलिस की सहमति के चलाई जा रही हैं। अगर ऐसी कोई स्टोरी चलाई जाती है या फॉरवर्ड की जाती है तो उन तमाम लोगों के खिलाफ हरियाणा पुलिस एक्शन लेगी। मतलब पुलिस ने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया, वक्त पर एफआईआर दर्ज नहीं की, 24 घंटे बाद मिसिंग कंप्लेन लिखी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की, लाश मिलने के 5 दिन बाद अचानक एक सुसाइड नोट पेश कर देती है। लेकिन अगर आप पूछते हैं कि इसमें पुलिस की भूमिका सही थी या गलत, तो आप पर पुलिस कार्रवाई करेगी। मौत की वजह क्या है अभी यह भी दावा से नहीं कहा जा सकता।
हत्या है या आत्महत्या यह भी स्पष्ट नहीं है। जांच प्रक्रिया में लगातार लोग फूल सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर आपने सवाल पूछे या सवाल उठाए तो आप पर हरियाणा पुलिस एक्शन लेगी। मतलब इस सिस्टम को क्या ही कहिएगा कि आप किसी के इंसाफ के लिए आवाज उठाएंगे तो आपको हरियाणा पुलिस उठाकर जेल भेज देगी। खैर, हरियाणा पुलिस की इन धमकियों के बीच कई सवाल अभी भी मुंह बाए खड़े हैं जो पुलिस प्रशासन की नीयत पर संदेह पैदा करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जब पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बॉडी में आंखें नहीं थी तो दूसरी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आंखें कैसे आ गईं? दूसरा सवाल, जब मनीषा ने सुसाइड ही किया था तो फिर पुलिस ने सुसाइड लेटर 18 तारीख से पहले तक छुपाकर क्यों रखा? उसी दिन पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाई? चलो, पब्लिक डोमेन में न लाने के कई कानूनी कारण हो सकते हैं, लेकिन कम से कम विक्टिम के घर वालों को तो बता ही देना चाहिए था कि आपकी बेटी ने आत्महत्या की है। ये जो रैलियां, ये जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। तीसरा सवाल, अगर मनीषा को आत्महत्या ही करनी थी तो वो लेटर की फोटो कॉपी करके क्यों रखेगी? ओरिजिनली रखेगी ना, बेसिक सी बात है। मनीषा के माता पिता को हरियाणवी पढ़नी आती है, वो हिंदी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन रोमन में लिखी भाषा नहीं पढ़ सकते। क्या ये बात मनीषा को पता नहीं थी जो उसने रोमन लिपि में सुसाइड लेटर लिखा? जब वो आत्महत्या कर रही थी तो ऐसी भाषा में खत क्यों लिखेगी जिसे उसके अपने परिजन ही नहीं पढ़ सकते? चौथा सवाल, अगर मनीषा को आत्महत्या करनी थी तो वो जहर खरीदकर सुसाइड लेटर बैग में रखकर अनजान जगह पर किसी खेत में जाकर क्यों जहर खाएगी? पांचवा सवाल, क्या पुलिस ने नर्सिंग कॉलेज जाकर सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की? उन 3 शराब पिए हुए लड़कों का क्या हुआ? क्या पुलिस ने उनसे पूछताछ की? अगर की तो क्या डिटेल मिली, और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? छठा सवाल, बंद होने से पहले मनीषा का फोन जिस लोकेशन पर था उसके 10, 20, 50 मीटर की रेंज में जो भी नंबर उस समय एक्टिव थे, क्या पुलिस ने उन्हें ट्रेस किया? क्या पुलिस को यह करना भी जरूरी नहीं लगा? अगर यह सुसाइड था और बॉडी मिलने के बाद पुलिस को मनीषा के बैग से सुसाइड नोट मिल गया था और इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई थी, तो फिर एसपी और पुलिस अधिकारियों का सस्पेंशन क्यों हुआ? सातवां सवाल, जब सीएम साहब ने इस मामले में बयान दिया कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, तो इसका अर्थ यह था कि सीएम साहब को भी ये हत्या से जुड़ा मामला ही लग रहा था, तभी तो वो दोषियों को सजा देने की मांग कर रहे थे। अगर ये आत्महत्या थी तो मनीषा को तो जीवित करके सजा नहीं दी सकती ना। तो क्या प्रशासन द्वारा सीएम साहब से भी सुसाइड लेटर की बात छुपाई गई थी, या फिर उनके बयान के बाद ये सुसाइड लेटर सामने आया, या फिर बनाया गया? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। मनीषा को न्याय मिलना बाकी है। लेकिन अगर आपके पास इन सवालों के कोई जायज जवाब हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। नमस्कार।